बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। उद्देश्य है कि मैं जो बिहार शरीफ में अभी हिंसा हुई उसके चलते वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया वहाँ पे, और जो मैंने वहाँ पे जाके दौरा किया और जो स्थिति देखी वो बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें सिर्फ ये बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की सरकार के तेजस्वी यादव जी की सरकार के खिलाफ ये साजिश नहीं है, बल्कि इस साजिश का पूरे देश पर असर पड़ने वाला है। इतनी बड़ी साजिश का ये एक हिस्सा है और इसी प्रकार की घटनाएं हम पूरे देश में देखते आ रहे हैं। जो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल जो कि विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है, और इसी तरह के दूसरे संगठन हिंदू सेना, आर्यव्रत, अभिनव भारत, सॉरी नॉट आर्यव्रत, इस प्रकार के संगठन जो हैं जिस प्रकार की गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ये उसका एक और उदाहरण है। और एक जो कड़ी है, जो विभिन्न प्रदेशों में ये आतंकवादी घटनाएं आयोजित कराई जाती हैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे ऐसे संगठनों के द्वारा, उसके पुख्ता सबूत, बहुत ही मजबूत सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देश के खिलाफ इस साजिश को बेनकाब करने में काफ़ी सारे सबूत हमारे हाथ आ गए हैं। इन सबूतों का हम वक्त आने पर सही टाइम पे खुलासा करेंगे, लेकिन अब दो रास्ते हमारे सामने नजर आते हैं। एक रास्ता कि ये सरकार जो है इस बात को समझे कि अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, इन हिंसा की घटनाओं के तुरंत बाद क्यों यहाँ आए, क्या ये एक संयोग था या एक ये उसी जो सुनियोजित साजिश थी उसका ही एक हिस्सा था, और आके उन्होंने इस प्रकार की बातें की जो कि एक होम मिनिस्टर को कतई भी शोभा नहीं देती। वो एचएम का मतलब शायद हैंगमैन समझते हैं, होम मिनिस्टर नहीं समझते। वो पब्लिक स्पीचेस में अपनी उल्टा लटका देने तक की उन्होंने बातें कही, यानी कि और लोगों को भड़काने का, और जो ये आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं उनको हौसला देने का काम किया है। उससे ये बात साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार जी जो देश के एक बड़े नेताओं में से हैं, और लालू यादव जी जो देश के बड़े नेताओं में से हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी साजिश करके अमित शाह साहब ने ये सारे जो इस प्रकार की हिंसा हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जानी बहुत ज़रूरी है। ये आतंकवाद की घटना है। यदि मैं आपको आतंकवाद की सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ के बताऊं, वो देना जरा से, जो जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, उसमें 100, 200, 500 जो आतंकवादी लाए जाते हैं, ये जहांगीरपुरी में भी ऐसे ही हुआ, दूसरी जगहों पे भी ऐसे ही होता है कि ये बाहर के लोग लाए जाते हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल द्वारा, और वो बमों के साथ आते हैं, पूरी तैयारी के साथ पेट्रोल बम लेके आते हैं, पत्थर भर के लाते हैं, हथियार, एक जैसे हथियार, चाहे जहांगीरपुरी में देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली की जो हिंसा हुई थी उसमें देख लीजिए, एक ही जैसे हथियार आपको सही जगह मिलेंगे, एक ही जैसे नारे सब जगह मिलेंगे, एक ही जैसी टेक्निक सब जगह मिलेगी। तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ आतंकवाद की जो धारा है, जो उसको बताती है कि आतंकवादी कार्य क्या होता है, ये धारा 15 है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की है, आतंकवाद की डेफिनेशन बताती है। आतंकवादी कार्य 15(1), जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से, या भारत या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग को, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों का, ज्वलनशील पदार्थों का या अग्न्यायुधों का, अन्य प्रहारण अध्यातों या विधि या
अपायकर गैसों या अन्य रसायनों का प्रयोग करके या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य संसाधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिनसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होने की संभावना है, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है। तो ये आपने देखा कि इसमें बमों का इस्तेमाल किया गया, इसमें पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया, इसमें आग लगाई गई। ये सब आप लोगों ने देखा कि जो मदरसा था उसमें आग लगाई गई और बहुत सारी दुकानों में आग लगाई गई। तो ये आतंकवाद की जो धारा है, आतंकवाद कार्य की, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, पूरा उस पर लागू होता है। उसके बाद विभिन्न धाराएं दूसरी भी हैं 15 से लेके 21 तक। मैं गुजारिश नीतीश कुमार जी से ये करना चाहता हूं कि मैं यहां आके ये नहीं कहना चाहता कि आप किसी भी पक्ष की तरफ, किसी भी समुदाय की तरफ आप कोई सहानुभूति की भावना से, आप किसी मदद की भावना से, आप किसी हेल्प करने की भावना से कानून की धाराएं बनी, उसमें धारा 15 मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, 15 से 21 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और धारा 120 बी और आईपीसी की दूसरी धाराएं जो हैं, जो देशद्रोह की धाराएं, वो धाराएं लगा के निष्पक्ष रूप से आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, निष्पक्ष रूप से आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कराएं। इसमें क्योंकि इलेक्टेड जो एमएलए हैं उनका भी हाथ कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। तो ये केसेस जो हैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से एमपी एमएलए के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसमें ये निर्धारित होंगे। एक एसआईटी गठित की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, फ्री एंड फेयर। हम सबूत देंगे। अब तो हम सबूत कलेक्ट कर लाए हैं सारे, हम सबूत देंगे और उन सबूतों से ये साबित, और ये 6 महीने के अंदर अंदर मुकदमा फैसला हो जाएगा। जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता गई है, कम से कम ये 2 एमएलए की सदस्यता तो तुरंत चली जाएगी। और यदि दूसरे एमपीज और मिनिस्टर्स, केंद्रीय मिनिस्टर्स का भी रोल इसमें आता है तो उनकी भी सदस्यता जाने का पूरा इसमें संभावना है, और वो 6 महीने में। दूसरी बात यह है कि हमने इसमें इस बात को साफ तौर पे देख लिया है कि जो फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होता है, सरकारी अधिकारी जो लोकल, और ये नीतीश कुमार जी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए सुनने के लिए बहुत जरूरी है, जो लोकल प्रशासन है, हमने तो सबूत कलेक्ट कर लिए, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, इसमें लापरवाह नहीं था। वो इस घटना को, आतंकवादी घटना को कराने के लिए कि बजरंग दल आए, उसके कार्यकर्ता जुलूस में शामिल हो, पुलिस वहां पे नहीं हो और उसके बाद कार्रवाई ना की जाए उनके खिलाफ। इसमें लोकल प्रशासन जो है पूरी तरीके से शामिल है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर हैं वो सबूत मिटाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ऐसे सबूत हमने कलेक्ट कर लिए हैं। एसआईटी बनाने की जरूरत है और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है। बाकी कार्य अपने आप हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होने के। कह रहा हूं ना कि यही झंडे वाले, यही नारों वाले, यही एक जैसे लोग जो बाहर से भी आते हैं, अभी बंगाल में जो एक घटना करके आए थे वो बिहार से पकड़े गए हैं ना, तो मैं यही कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच हो जाए। ये बात साफ साबित हो जाएगी कि इस तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से किसी ने कोई पत्थर फेंका ही नहीं। यही हम कह रहे हैं। आके हमला किया, बाकायदा लोगों से तलवारों पे हमला किया, जो लोग पानी पिला रहे थे जुलूस को उनके ऊपर हमला किया। ये निष्पक्ष जांच, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच के विषय में हमें बात ही नहीं करनी। हमारे पास ही इतने सबूत हैं वीडियो के माध्यम से, हम तो कह रहे हैं ना वीडियो के माध्यम से, और दूसरे सबूत इतने हैं कि हम अपना निष्पक्ष जांच इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी पकड़ा जाता है उसमें तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के लोग और स्थानीय प्रशासन के लोग इस आतंकवाद की घटना में सम्मिलित थे। वो हमने सबूत एक ही दिन में जुटा लिए। तो कोई भी निष्पक्ष पुलिस अधिकारी बहुत ही अच्छी तरीके से ये केस अदालत में साबित कर पाएगा 6 महीने के अंदर। आपको क्या लगता है कि दूसरे राज्य, फॉर्मूला है एक ही जगह, एक तरह का है। जैसे दिल्ली में आक्रमण हुए, उसमें नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के एमएलए लोनी से, और दूसरे भी उनके जो एमएलए थे उनका रोल साफ निकल के आ रहा है। वो भी इसी तरीके से बाहर से लोग लाए थे दिल्ली में हमले कराने के लिए, और उन्होंने अपनी एक सुंदर नगरी में पब्लिक स्पीच में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, माना भी था कि हाँ मैं 2500 लोग लेके आया। तो इस प्रकार के सबूत, और ये उसी बड़ी आतंकवादी संगठन की एक जो है कड़ी है। तो ये पूरे देश के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान से पैसे लेके जो साजिश देश को तोड़ने की हो रही है। और बजरंग दल के एक और जो, एक तो मनीष कश्यप साहब पकड़े गए ना, जिन पे एनएसए लग गई है,
यही काम बिहार सरकार को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तमिलनाडु सरकार ने किया। एक और कश्यप है जो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं। माधवलाल कश्यप। माधवलाल का अभी वो जेल से छूट के आए थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे पास सारे सबूत एकत्रित हो चुके हैं, सब कुछ सबूत मैंने एकत्रित कर लिए हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे? देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी मामला सीधे नहीं जाना चाहिए जी। हम जो है कानून की प्रक्रिया सीधे से पालन करेंगे। पहले हम सरकार को सबूत इकट्ठे करके दे रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम क्या मांग रहे हैं कि आप एक एसआईटी गठित कीजिए और एक अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाइए, वो निष्पक्ष जांच करें। उसके बाद आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। एमपी एमएलए का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रायोरिटी पे होना चाहिए। इसमें एमपी एमएलए भी शामिल हैं और एमपी भी शामिल हैं, हमारे पास सबूत है। तो इसके बाद इसको 6 महीने में फैसला कराइए। उसके बाद अगर ये राज्य सरकार तैयार नहीं होगी तो पहले हम लोकल अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को तय करना है कि उन्हें उनके ऊपर हमला है। सबसे बड़ा हमला ये नीतीश कुमार जी के ऊपर है। ये मुसलमानों से भी ज्यादा हमला बिहार के ऊपर है। आप देख रहे हैं बिहार को तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने की कितनी बड़ी साजिश हो रही है। यही संगठन कर रहे हैं, यही वो आतंकवादी संगठनों का एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम का हिस्सा साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर भी हैं, जो अभिनव भारत नाम के एक संगठन को चलाती थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एक देश के सबसे बड़े ईमानदार ऑफिसरों में से एक ने की थी, जिसका नाम हेमंत करकरे था। उनके ऊपर तो कोई शक शुबा नहीं कर सकता, उन्होंने इस बड़ी साजिश का। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन आतंकवादी संस्कारों से बहुत लगाव है, इसीलिए साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को भी उन्होंने एमपी बनाया था और इसी प्रकार के घटनाओं में वो भी लिप्त थी और उसी तरह की घटनाओं को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। बिहार के जो बिहार शरीफ से आप आ रहे हैं, जांच होगी ना। मेरा तो ये भी मानना है सर, आप क्या देखें? मैं देखना, फिर मेरे देखने से कुछ हो रहा है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो निष्पक्ष बात है। मेरा ये मानना है कि जो दंगाई हैं उनको एक मैसेज देने के लिए बिहार सरकार को जितने लोगों की क्षति हुई है दंगे में, उनको जितना उनका नुकसान हुआ है उससे डबल पैसे देने चाहिए, ताकि दंगाइयों का, आतंकवादियों का एक ये भी मकसद होता है ना कि हम इनको किसी की आर्थिक जो सामर्थ्य है उसके ऊपर हमला करके उसको बर्बाद कर दें। अगर उनको ये मैसेज जाएगा कि अगर आप किसी के 100 रुपए का सामान का नुकसान करोगे तो सरकार उसको 200 रुपए देगी। अब वो एक पक्ष का हो या दूसरे पक्ष का हो, मुसलमान हो या कोई दूसरी कास्ट का हो, जो भी हो, सबको डबल पैसे दें। मैं ये कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप ही लोग बताएं। सबूत की बात कर रहे हैं आप उसको। मैं इतना बच्चा नहीं हूँ, सबूत मेरे पास है। मैं सरकार के पाले में बॉल फेंक रहा हूँ कि ये मुसलमानों से भी या देश के SC ST से भी बड़ा हमला ये नीतीश कुमार जी की सरकार के ऊपर है। मैं उनके पाले में बॉल फेंक रहा हूँ कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। अगर वो अपनी अमित शाह जी से अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, वो खुद नजर रखे हुए चाणक्य साहब, खुद आ रहे हैं वो पर्सनली, तो अगर वो अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं और उनके खिलाफ जो होम मिनिस्टर की शक्ल में हैंगमैन बन के आते हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अब उनके पाले में बॉल है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो हम भारत का संविधान बचाने के लिए, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए, बिहार बचाने के लिए हम ही एक्शन लेंगे, भले ही सरकार हमारा साथ दे या ना दे। सरकार के एसआईटी पे क्या भरोसा नहीं है आपको? जो सरकार एसआईटी गठित की है वो जांच कर रही है। अभी तक जांच पे बिल्कुल 0% भरोसा नहीं है और नीतीश कुमार जी को ये एसआईटी धोखा दे रही है। मेरे पास एक दिन में जब इतने सबूत आ गए कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है अगर एसआईटी ठीक काम कर रही हो। मैं एक दिन की इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ जो मैंने की है, और मेरे पास तो उतने ताकत भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है, क्योंकि पुलिस के ऑफिसर्स के पास होती है, वो किसी का भी फोन मंगवा सकते हैं, किसी भी सरकारी एजेंसी से सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। मेरे पास तो कुछ भी सबूत नहीं। तो क्या ये कहें कि भाजपा के मेरे पास सबूत मतलब मेरे पास ये पावर्स नहीं है सबूत इकट्ठे करने की, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में एक दिन के दौरे में इतने सबूत आ गए कि मैं आतंकवाद का मुकदमा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और BJP के MLAs तक साबित करने के लिए सक्षम हूँ।
तो ये मान लें कि मतलब जहाँ भाजपा की सरकार जो है वहाँ नहीं है, वो इस तरीके के दंगे कराते रहते हैं। नहीं, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी कराते हैं। उनके पास बहुत सारे थिंक टैंक है ना, वो मौका महल देख के, अभी बिहार से उन्हें बहुत बड़ा खतरा है। जो आने वाले लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगर बिहार में वो साफ हो जाते हैं तो उनकी सरकार नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे उन्होंने आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बंगाल उन्होंने आइडेंटिफाई कर, तेलंगाना उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, कर्नाटक उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, जहाँ उन्होंने छल कपट से, पैसे से, ईडी और सीबीआई के डर से सरकारें बनाई हैं। मध्य प्रदेश में उनको बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ सब जगह पे वो एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अडानी जो है वो इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो अमित शाह साहब का ही पैसा है। और इसमें अडानी जी के चाइना से संबंध क्या है? चाइना और पाकिस्तान मिलकर देश में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, धार्मिक उस पे मुसलमानों को दूसरे धर्म वालों से लड़ा रहे हैं, सिखों को लड़ा रहे हैं दूसरे धर्म वालों को, दूसरे धर्म वालों से क्रिश्चियंस को लड़वा रहे हैं। ये सब कार्य में लिप्त है। यहां तक कि हिंदी भाषी लोगों को तमिल भाषी लोगों से लड़वाने की साजिश में भी यही आतंकवादी संगठन शामिल है। तो क्या सरकार अगर नहीं चाहे कि आपकी जो जांच रिपोर्ट आई है वो लेना नहीं चाहेगी तो क्या? मैं अदालत जाऊंगा। अब ये नीतीश कुमार जी की सरकार के पाले में बॉल है। मैंने आपको बता दिया कि मैं आतंकवाद का केस, फुल प्रूफ केस बनाने के सबूत मैं इकट्ठे कर लाया हूं एक ही दिन में, और अभी और भी सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। तो अब ये नीतीश कुमार जी को सोचना है कि उनको अपने उन अधिकारियों की बातें सुननी है जो मेरे हिसाब से आरएसएस ने प्लांट करा रखे हैं उनके ऑफिस में, या हमारे से बात करके हमारे पास से सबूत लेने हैं। और तो मैं यही तो उनकी कलाकारी मानता हूं ना आरएसएस वालों की, कि नीतीश कुमार जी के चारों तरफ भी, और जैसे दूसरी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं उनके चारों तरफ भी सरकारी अधिकारी भी खास तौर पे ऐसे होते हैं जो अपने नेताओं को मिसगाइड करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट भी है। आप लोग सब जानते हैं ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी एक कांग्रेस में, जिसने कांग्रेस की सारी दिशा चेंज की थी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैसले लेने की जो कमेटी आई थी वो एंटनी कमेटी आई थी। कल उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो वो जो एंटनी कमेटी रिपोर्ट आई थी, उस वक्त वो कितने बड़े वफादार लगते थे कांग्रेस पार्टी के। तो उस एंटनी कमेटी ने कांग्रेस का जो डायरेक्शन चेंज किया, उसकी वजह से कांग्रेस का जो आज हाल है वो उसी कमेटी की रिपोर्ट की वजह से है। तो नीतीश कुमार जी भी अपने चारों तरफ देख लें कि वो किसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं। और लालू जी से मेरी करबद्ध निवेदन है, नीतीश कुमार जी से, लालू जी से सलाह लेके जो काम करेंगे वो उसमें हमेशा सफलता प्राप्त होगी। लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रथ यात्रा रोक के, आडवाणी जी की 10 साल तक, ये आतंकवादी जो चक्र चल रहा है ना इस वक्त, उसको 10 साल के लिए पूरे देश को उससे निजात लालू जी ने दिलवाई थी, आडवाणी जी को अरेस्ट करके। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।